चलिए, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश का पूरा टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके थे। देशांतर का पूरा टॉपिक हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में क्लियर किया था। उसका वीडियो भी हम एक अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, जो आप लोग को हम पढ़ाए हुए थे, है ना। और उसमें कुछ कंटेंट भी हम आपको लिखवा दिए थे कि जो अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, वो संभावित प्रश्न हमने आपको डिस्कस कर दिया था। आज का हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम होगा पृथ्वी की आंतरिक दशा, है ना। पृथ्वी की आंतरिक दशा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, मतलब पृथ्वी के अंदर की जो दशा है वो आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के आंतरिक दशा के पीछे दो बल जिम्मेदार हैं। पहला ये कि कुछ प्रत्यक्ष स्रोत है और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत है। मतलब कुछ सोर्स ऐसा है जो हमें दिखाई देता है और कुछ सोर्स ऐसा है जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई भले न देता हो, लेकिन फिर भी हमारे पृथ्वी के अंदर की दशा के लिए उनका जो सिचुएशन है वो काम कर रहा है। और जो कुछ बाहरी स्रोत है जो हमें दिखाई देता है कि हाँ, ये पृथ्वी के आंतरिक दशा में अपना भूमिका कैसे निभा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि पृथ्वी के अगर आंतरिक दशा की स्थिति को अगर आपको जानना है तो इन दो स्रोत पर आपको ध्यान देना होगा। एक प्रत्यक्ष स्रोत जिसको आप देख सकते हो और एक अप्रत्यक्ष स्रोत जिसको आप नहीं देख सकते हो, है ना। अब सिंपल सी बात हमको समझना ये है कि सर ऐसा कौन कौन सा स्रोत है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत में रखेंगे। तो एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम बात करेंगे ज्वालामुखी का, तो ज्वालामुखी को हम देख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। अब ज्वालामुखी क्रिया को तो हम देख सकते हैं ना, यह हमारा कौन सा स्रोत हो गया, प्रत्यक्ष स्रोत हो गया। उल्का पिंड, उल्का पिंड भी हमारा कौन सा स्रोत हो गया, प्रत्यक्ष स्रोत हो गया, क्योंकि यह हमें दिखाई दे रहा है। अप्रत्यक्ष स्रोत के भी कुछ उदाहरण है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमारे पास में सबसे पहले आएगा टेम्परेचर, जिसको हम कह रहे हैं तापमान, है ना। उसके बाद में आएगा दबाव, जिसको हम कह रहे हैं प्रेशर, है ना। उसके बाद में आएगा घनत्व, जिसको हम कह रहे हैं डेंसिटी। उसके बाद आएगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ये भी हमारा कौन सा स्रोत है, अप्रत्यक्ष स्रोत है। और उसके बाद आएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये सब के सब हमारे इंटरनल सोर्सेज है ना। और उसके बाद आएगा भूकंप तरंगे, भूकंप तरंगे। ये सब जो स्रोत आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा कौन सा स्रोत है, अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वह आपको विजुअलाइज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, पृथ्वी के आंतरिक दशा को, पृथ्वी के आंतरिक दशा को बताने में इन लोगों का योगदान माना जा सकता है और इन लोगों का योगदान है भी। अब हम लोग सिंपल ये समझते हैं कि सर ये ज्वालामुखी क्रिया एक प्रत्यक्ष स्रोत कैसे है और ये उल्का पिंड एक प्रत्यक्ष स्रोत कैसे है ना। अब आप बताइए, ज्वालामुखी जब होता है तो ज्वालामुखी होने से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है। अब देखिए, जब हम पृथ्वी के अंदर के दशा के बारे में जानने का प्रयास किए तो हमने सबसे पहला स्रोत कौन सा अपनाया, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी को। अब ज्वालामुखी जैसे फूटा, तो ज्वालामुखी फूटा तो फूटने के बाद में क्या होता है, अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकला। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा कि अंदर का मटेरियल जब बाहर निकल रहा है तो उसमें कुछ राख है, कुछ लावा है, कुछ अलग अलग तरह के, कुछ बालू है, कुछ गाद है, कुछ मालवा है, पत्थर है, हर एक तरह का चीज उसमें से बाहर निकला। तो बाहर निकलने के बाद में वैज्ञानिकों को क्या पता चला, पता ये चला कि अच्छा, इसका मतलब ज्वालामुखी के क्रिया के द्वारा
जो भी चीज हमारे पृथ्वी पर हमें दिखाई दे रहा है, जो आया है, एकरा मतलब इस सब पृथ्वी के अंदर पाया जाता होगा। अरे पृथ्वी के अंदर पाया जाता होगा आंतरिक स्रोत में, तभी तो ज्वालामुखी के फटने पर वो हमको दिखाई दिया है। अब मान लीजिए कि राख लावा हमारे पृथ्वी पर आया ज्वालामुखी फटने के बाद। अब ज्वालामुखी फटने के बाद जब वो जैसे इसे धरती फटा, अब धरती फटा तो अंदर का मटेरियल बाहर आया, और बाहर आया तो उसमें कुछ पत्थर निकला, कुछ राख निकला, कुछ गाद निकला, कुछ मालवा निकला, अलग अलग तरह की चीजें उसमें दिखाई दिया। तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि हाँ, इसका मतलब एक क्लियर है कि ये जो भी चीज हमें दिखाई दे रहा है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बाहर आया है, ये सारा चीज पृथ्वी के अंदर जरूर होगा। अब उसका अध्ययन वैज्ञानिकों ने करना चालू किया कि किस तरह का मालवा पृथ्वी के अंदर पाया जा रहा है, किस तरह का राख है, किस तरह का पत्थर है। जितने भी मटेरियल्स उस ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बाहर निकले, उन सभी का उन लोगों ने क्या किया, अध्ययन करना चालू किया, जिससे कि हमें इंटीरियर के बारे में, जो अर्थ का इंटीरियर है, आंतरिक दशा है, उसके बारे में हमको पता चल सके कि पृथ्वी के अंदर आखिर वह कौन कौन सा चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं उल्का पिंड का। उल्का पिंड के द्वारा भी हमें यह समझ में आया कि भाई ये जो स्रोत है, ये हमारा कौन सा स्रोत है, प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत मतलब जिसको आप देख रहे हैं, है ना। और अप्रत्यक्ष वाला में क्या है, जैसे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है, उस टेम्परेचर को कौन देखा है, आप बताइए। टेम्परेचर को किसी ने देखा नहीं होगा, महसूस किए होंगे आप। तो पृथ्वी के अंदर में कितना टेम्परेचर है, वो बाहर निकल करके हमको थोड़े दिखाया है कि हाँ इतना से इतना किलोमीटर तक हम इतना टेम्परेचर में रहते हैं, और इतना किलोमीटर तक हम इतना टेम्परेचर में रहते हैं। जैसे देख लीजिए, हमारा पृथ्वी जो है वो कुल 3 परतों में बंटा हुआ है। कितने परत में, 3 परत में, ठीक है ना। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्रोड, बीच वाला को बोलेंगे मेंटल, और सबसे लास्ट वाला को बोलेंगे क्रस्ट, है ना। क्रूड वाला जो भाग होता है उसमें टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब तापमान और दबाव ज्यादा होगा मेंटल और क्रस्ट की अपेक्षा में, है ना। इससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर प्रेशर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेंटल वाले शेप में, और इससे भी कम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, क्रस्ट वाले शेप में। इसका मतलब यह है कि क्रोड वाले भाग में पृथ्वी के अंदर का सबसे आंतरिक भाग जो है वो हमारा कौन सा भाग है, तो वो है हमारा क्रोड वाला भाग, है ना। और जो दूसरा भाग है वो हमारा कौन सा, मेंटल वाला। तो सबसे आंतरिक भाग में टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पर कैसा कीचड़ होगा, गीला कीचड़ होगा। मतलब आप कह सकते हैं कीचड़, आप लोग देखे होंगे कीचड़, जो गीला कीचड़ होता है ना, उसी तरह का कुछ आपको इसमें क्रोड वाले भाग में दिखाई देगा। अब इसमें भी अलग अलग भाग बांटा गया, बाहरी क्रोड अलग है और आंतरिक क्रोड अलग है। मतलब आंतरिक क्रोड का क्या सिचुएशन है, बाहरी क्रोड का क्या। जैसे ये क्रोड वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी फिर 2 भाग में बांटा गया है, एक आंतरिक क्रोड और एक बाहरी क्रोड। लेकिन अभी हमको उस पर फोकस नहीं करना। आप सीधा समझिए कि अंदर में वो क्रोड वाला भाग जो है वो सबसे नीचे है, ओकरा से ऊपर कौन है, मेंटल है, और ओकरा से ऊपर कौन है, क्रस्ट है। हम लोग कहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर है। देख लीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर, मतलब ये भू पर पट्टी पर जो आपको ये छिलका दिखाई दे रहा है, इसी छिलका पर हम लोग खड़े हैं। अब ये भले कहने के लिए छिलका है, लेकिन वो छिलका इतना मोटा है कि आप शायद इमेजिनेशन नहीं कर सकते इस भू पर पट्टी के छिलका के बारे में। तो सोचिए, जब छिलका इतना मोटा हो सकता है तो क्रोड कितना मोटा होगा। अब क्रोड इतना मोटा हो सकता है तो भाई मेंटल कितना मोटा होगा। एकरा मतलब आप समझ लीजिए कि पृथ्वी का, जैसे ये एक पृथ्वी का आप जो है एक शेप लीजिए, और इसमें 3 गो परत के बारे में सोचिए। सबसे ऊपर का क्रस्ट, बीच में मेंटल, और सबसे नीचे कौन, क्रोड। तो क्रोड वाला भाग जो होगा वो टेम्परेचर प्रेशर उसमें ज्यादा होने के कारण वो क्या होगा, गीला होगा, कीचड़ के समान होगा। और उससे थोड़ा सा सूखा सूखा आपको मिलेगा कहाँ पर, मेंटल में। उससे भी सूखा आपको मिलेगा कहाँ पर, क्रस्ट में। उससे भी सूखा, इसी क्रस्ट का बाहरी भाग क्या कहलाता है, भू पर पट्टी, जिस पर हम लोग रहते हैं। अब देखिए, क्रस्ट, पूरे क्रस्ट को हम भू पर पट्टी नहीं कर सकते।
क्रस्ट के बाहरी भाग को हम लोग क्या कह सकते हैं, भूपर्क। जैसे ये वाला लेंथ जो आप देख रहे हैं क्रस्ट है, लेकिन एक ऊपर वाला जो भाग है, जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा क्या है बताइएगा, भूपर्कपट्टी है ना। अब देखिए इसको इंग्लिश में कहा गया सियाल सीमा नीफे। अब क्रस्ट वाले भाग को कहा गया सियाल, इसको कहा गया सीमा, और ये अंदर जो भाग आपको दिखाई दे रहा है क्रोड वाला NIFE नीफे। सियाल का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है, तो SIAL सियाल मतलब ये कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा है और एल्युमिनियम की मात्रा है, ठीक है बात। दूसरा का भाग क्या दिखाई दे रहा है, SIMA सीमा। तो SI से इसमें सिलिकॉन की भी मात्रा है और MA मतलब मैग्नीशियम की मात्रा। हालांकि मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, आप MA मत समझ लीजिएगा, लेकिन हाँ मतलब याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। MA से आप मान लीजिए कि मैग्नीशियम है। क्रोड वाले भाग में आपको क्या दिख रहा है, NIFE नीफे, मतलब ये कि सबसे अंदर वाला जो भाग है उसमें निकेल होगा, और Fe मतलब फेरस, फेरस मीन्स लोहा, लोहा की मात्रा उसमें ज्यादा होगा। तो हमको ये से याद करना है कि अगर हिंदी के बारे में कहे तो सीधे कहिए क्रोड अंदर से, फिर दूसरा मेंटल, और तीसरा क्या हो गया क्रस्ट, है ना। और अगर हम बात करेंगे नीचे से ऊपर जाने का, तो इसको बोलेंगे क्या, सियाल, इसको बोलेंगे सीमा, और ये हो जाएगा हमारा नीफे। तो ऐसे याद कीजिएगा, क्रोड मेंटल क्रस्ट सियाल सीमा नीफे। समझ, एक बार आपको क्या जाना है, अंदर से बाहर आना है, क्रोड मेंटल क्रस्ट। अब बाहर से अंदर जाइए, सियाल सीमा नीफे। अब इसे याद करने से क्या होगा, आपको याद करने से एक चीज क्लियर हो जाएगा कौन से परत में किसकी मात्रा है। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि मेंटल वाले भाग में किसका मात्रा है, किसका किसका चीज का मात्रा है, तो मेंटल कौन है, सीमा है। तो मान लीजिएगा सीमा नाम की लड़की जो है वो मेंटल है। समझ में आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो सीमा नाम की लड़की जो है क्या है, मेंटल है, इसीलिए वो बीच में मेंटल है, इसीलिए वो कहाँ है, बीच में। तो ऐसे याद कर सकते हैं हिंदी में क्रोड मेंटल क्रस्ट, अंदर से बाहर, क्रोड मेंटल क्रस्ट सियाल सीमा नीफे, क्रोड मेंटल क्रस्ट सियाल सीमा नीफे, क्रोड मेंटल क्रस्ट सियाल सीमा नीफे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर अब बात करते हैं हम अप्रत्यक्ष स्रोत में किसका, टेम्परेचर का। तो भाई टेम्परेचर जो है वो बाहर निकल करके हमको थोड़े बताया कि हम इतना डिग्री टेम्परेचर में है, या आप उसको देखे थोड़े हैं, लेकिन ज्वालामुखी के हर एक चीज जो पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ है उसको तो आप लोगों ने देखा है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, लेकिन टेम्परेचर को तो कोई नहीं देखा। इसका मतलब टेम्परेचर कौन सा स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया। ठीक है बात। हम बात करते हैं प्रेशर का। प्रेशर किसी को दिखाई नहीं देगा, महसूस होगा। प्रेशर दिखाई नहीं देगा लेकिन महसूस होगा, इसीलिए प्रेशर भी कौन सा स्रोत हो गया, अप्रत्यक्ष, है ना। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी किसी को दिखाई नहीं देगा लेकिन महसूस होगा, तो घनत्व भी हमारा कौन सा स्रोत हो गया, अप्रत्यक्ष। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, वो हमको केवल महसूस करा सकता है, इसीलिए ये भी कौन हो गया, अप्रत्यक्ष। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा कौन सा स्रोत हो गया, अप्रत्यक्ष हो। भूकंप की तरंगे, अब भूकंप को किसने देखा, भूकंप को किसी ने नहीं देखा। ज्वालामुखी क्रिया को आप देख सकते हैं लेकिन भूकंप को आप नहीं देख सकते। भूकंप को महसूस कर सकते हैं, यहाँ हिल रहा है, समझ में आ रहा है। अब आप पृथ्वी पर बैठ कर ऐसे हिल रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा कि भूकंप देख लिए, भूकंप का तरंग देख लिए कि पी वेव कैसा होता है। आप भूकंपीय तरंग का जब आप चर्चा कीजिएगा तो इसमें 3 तरह के तरंग होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। अब आपको कभी दिखाई दिया कि अरे भाई पी तरंग जा रहा है भूकंप आने के समय में, ऐसा कभी दिखाई दिया कि पी तरंग काला है, एस तरंग गोरा है, एल तरंग तो भाई लंबा चौड़ा है, कभी दिखाई नहीं दिया होगा। एकरा मतलब क्या हुआ, वह प्रत्यक्ष स्रोत है क्या, नहीं, वह अप्रत्यक्ष। तो भूकंपीय तरंगे ये सब के सब हमारे कौन से स्रोत हो गए, ये सारे के सारे हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत में आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमको एक कॉन्सेप्ट जरूर से क्लियर हो गया कि भाई अगर पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में, अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें पता करना है
तो हमको दो स्रोतों का इस्तेमाल करना होगा, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन आएगा और अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन आएगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तापमान के बारे में कहा गया कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। लेकिन ये कौन सा स्रोत है, अप्रत्यक्ष। अब इस पैमाने को आपको याद रखना होगा कि कितना मीटर जाने पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है। घनत्व के बारे में एक चीज आपको याद रखना होगा कि हमारे पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। अब इसको भी थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, याद करना होगा कि भाई हमारे पृथ्वी का घनत्व कितना है, घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये तो हो गया भाई केवल सोर्स, कि आखिर कौन कौन सा स्रोत है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। अब हम लोग सीधा मुद्दा पर अब हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। हम लोग को एक बार ज्वालामुखी क्रिया को पढ़ना होगा पूरा डिटेल में कि कैसे इसके द्वारा हम इंटीरियर के बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब ज्वालामुखी क्रिया को पढ़ना होगा तो समझ लीजिए कि ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद में हम लोग को टेम्परेचर के बारे में पढ़ना होगा, दबाव के बारे में पढ़ना होगा, घनत्व के बारे में पढ़ना होगा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, भूकंपीय तरंग के बारे में। लेकिन आप मानकर चलिए कि टेम्परेचर में बस एक ही लाइन हमारे लिए याद करने वाला था कि प्रत्येक 32 मिनट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। दबाव के बारे में, प्रेशर के बारे में केवल इतना बात हमको याद रखना कि प्रेशर जो होता है वो हमेशा जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर, यानी कहने का मतलब ये हो कि दबाव के बारे में भी हमको ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी के बारे में हमको केवल याद रखना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप जान ही रहे हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होता है, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चारों बगल लगता है ना। और उसके बाद में हमारे लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई हो गया तो वो कौन सा हो गया, भूकंप तरंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत में किस पर बातचीत करने वाले हैं, भूकंपीय तरंग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी स्रोतों में से अगर सबसे ज्यादा इंटरनल सवाल का चांस अगर आपको बनता है तो वो किससे बनता है, भूकंपीय तरंग से बनता है, ठीक है बात। और उसके बाद में ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। तो हम लोगों को मुख्य रूप से प्रत्यक्ष स्रोत में डिटेल वो पढ़ना होगा ज्वालामुखी क्रिया के बारे में, और अप्रत्यक्ष स्रोत में डिटेल हमको पढ़ना होगा किसमें बताएगा, तो भूकंप क्षेत्र के बारे में, ठीक है, भूकंपीय तरंग के बारे में। तो हमको लगता है कि पहले हम इसको पढ़ा देते हैं, भूकंपीय तरंग के बारे में पढ़ा देते हैं, देन उसके बाद में फिर हम आपको ज्वालामुखी क्रिया के बारे में पढ़ा। हालांकि इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में, घनत्व के बारे में, गुरुत्वाकर्षण, लेकिन हम यहीं पर सीधे लिख दिए हैं कि तापमान के बारे में केवल आप इतना बात याद रखिए, और उसके बाद में डेंसिटी के बारे में केवल आप इतना बात याद रखिए। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत इस समय नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर याद करने वाला और समझने वाला बात आएगा अप्रत्यक्ष स्रोत के कौन से में, तो भूकंप के तरंगों के बारे में। पहले इतना थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कीजिएगा फटाक से। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको भूकंप की तरंगों को, और ये भूकंप की तरंगे पृथ्वी के आंतरिक दशा के बारे में पता लगाने का कौन सा स्रोत था, बताइए, अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष? यह एक अप्रत्यक्ष स्रोत था। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भूकंप के तरंगों को हमने मुख्य रूप से दो भाग में बांटा है। एक होता है हमारा आंतरिक तरंग या फिर भूगार्भिक तरंग या फिर कायिक तरंग हम उसको कहते हैं, और दूसरा होता है धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग, ठीक है ना। अब आप बताइए भूकंप के तरंग को कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में मुख्य रूप से। पहला कौन, आंतरिक तरंग, या फिर इसी का नाम है भूगार्भिक तरंग, और इसी का नाम क्या है, कायिक तरंग। हाँ हाँ ठीक है, क्लास ले रहे हैं।
तो ये हो गया हमारा कौन सा, एक आंतरिक तरंग, और दूसरा हो गया कौन सा, धरातलीय। अभी आंतरिक तरंग का पहला नाम आंतरिक तरंग, या इसको आप भूगार्भिक तरंग कहिए, या फिर आप इसको कायिक तरंग कहिए, तीनों नाम एक ही। और दूसरा प्रकार हमारा कौन सा हो गया, धरातलीय तरंग। अभी आंतरिक तरंग को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भागों में। एक को बोलते हैं हम लोग पी वेव्स, इसको हम लोग प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं या प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसका एक और नाम है कि आप इसको प्राथमिक तरंग भी कह सकते हैं, पी वेव्स, है ना, इसीलिए इसको पी वेव्स कहा गया है। और एक होता है हमारा एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, है ना, और इस सेकेंडरी वेव्स को आप लोग द्वितीयक तरंग भी कह सकते हैं, द्वितीयक तरंग भी कह सकते हैं, है ना। अब देखिए पी वेव्स, अब ये 2 भाग किसका है बताइए आप लोग, ये 2 भाग है आंतरिक तरंग के। आंतरिक तरंगों को 2 भाग में बांटा गया, एक हो गया हमारा पी वेव्स और एक हो गया हमारा कौन सा बताइएगा, एस वेव्स, है ना। अब पी वेव्स और एस वेव्स दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, और तब उसके बाद में हम लोग किस पर आएंगे, धरातलीय तरंग पर आएंगे। फाइनली पहले इतना समझिए कि पृथ्वी पर अगर घटना जब भूकंप का घटित होता है तो उसमें सबसे कम अगर विनाश का कारण कोई वेव्स बनता है तो वो है पी वेव से कोई विनाश नहीं होता है। एस वेव का मामला ये है कि हाँ ठीक है, पी वेव के अपेक्षा में थोड़ा सा इसमें तीव्रता ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन है, धरातलीय तरंग, जिसको हम लोग एल वेव्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लौ तरंग भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग ये धरातलीय तरंग के अंतर्गत में कौन आता है, एल वेव्स, और इस एल वेव्स को हम लोग लौ तरंगों के नाम से भी जानते हैं। और ये लौ तरंगे जो है ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। समझ में आ गया, मतलब सबसे कम विनाशकारी कौन है, प्राथमिक वाला, उससे थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, द्वितीयक वाला, और बहुत ज़्यादा कौन है, एल वेव्स। अब हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे कि भाई पी वेव्स की क्या कहानी है। देखिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं पी वेव्स। पी वेव्स के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है इसके बारे में समझिएगा। देखिए पी वेव्स के बारे में सबसे पहले ये कहा गया है कि यह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब ये हो गया कि ये लंबवत चलता है। लंबवत चलने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें खिंचाव वाला काम होगा, जैसे ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी पर विनाश होने का ज़्यादा संभावना आपको नहीं रहता है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा गया है, और ये ध्वनि तरंग के समान होता है। किस तरंग के समान होता है, तो भाई ये होता है ध्वनि तरंग के समान। ध्वनि तरंग के समान कौन होता है, तो ध्वनि तरंग के समान होता है हमारा पी वेव्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो पी वेव्स के बारे में भी कहा गया है कि ये ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में संचरित हो सकता है। इसका सबसे अच्छा बात ये है कि आपके ये जो है ठोस में, और उसके साथ साथ में ये द्रव में, और उसके साथ साथ में ये गैस में, ये तीनों में क्या हो सकता है, तो ये तीनों में संचरित हो सकता है, तीनों में चल सकता है। संचरित का मतलब क्या हुआ, चलना, तो तीनों में ये चल सकता है। पी वेव्स की बात करें, क्योंकि इसका ये है ही प्राइमरी वेव्स, और प्राइमरी वेव्स जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या होता है, संचरित होता है। परंतु मध्यम व घनत्व में परिवर्तन से पी तरंगों की गति के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ कि पी वेव्स का जितना स्पीड जो है ठोस में रहता है, जितना स्पीड द्रव में, जितना स्पीड गैस में, उतना ही सब में समान स्पीड रहता होगा। नहीं, घनत्व के हिसाब से, मतलब डेंसिटी के हिसाब से इसके गति में भी आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसमें कणों में संकुचन व प्रसार होता है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि पी वेव्स में क्या होगा, संकुचन और प्रसार। संकुचन और प्रसार, संकुचन का मतलब हो गया सिकुड़ना, और प्रसार का मतलब हो गया फैलना। एक मतलब पी वेव्स में जो काम होता है वो सिकुड़ने और फैलने वाला होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, एक बैलून को लीजिए, ठीक है ना, और बैलून को, जैसे ये बैलून हो गया हमारे, ये बैलून हो गया, ठीक है ना, ये बैलून हो गया। एक हाथ आप यहाँ पे पकड़िए बैलून में, और एक हाथ आप यहाँ पे पकड़िए, ऐसे बैलून को ऐसे खींचिए, फिर उसके बाद में ऐसे सिकुड़ाइए, फिर ऐसे खींचिए, फिर सिकुड़ाइए, फिर खींचिए, फिर सिकुड़ाइए। अब ये वेव्स हमारा कौन सा है, पी वेव्स है। तो पी वेव्स के बारे में हम कौन कौन चीज ध्यान में रखेंगे कि यह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये लंबवत रेखा के थ्रू में चलता है। दूसरी बात यह है कि ये ध्वनि तरंग के समान है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, किस तरंग के समान है, ध्वनि तरंग के समान है।
दूसरा बात कि यह ठोस में भी गुजर सकता है, द्रव में भी और गैस में, तीनों में संचालित होता है। और इसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती है? तो संकुचन और प्रसार की क्रिया आपको इसमें देखने को मिलेगा। कौन सा में बताएगा? पी वेव्स में। और पी वेव्स एक प्रकार की कैसी तरंगे है मेरे लाल? आंतरिक तरंगे है, भूगर्भिक तरंगे है, कायिक तरंगे है। क्योंकि हमने आंतरिक तरंगों को ही तो दो भाग में बांटा था, एक पी तरंग और एक एस तरंग, है ना। तो पी तरंग के बारे में हमने कहा कि ये प्राइमरी तरंग है, ये प्राथमिक तरंगे हैं, ये ध्वनि के तरंग के समान होता है, ठोस द्रव गैस तीनों में गुजर सकता है। इसमें फैलाव और प्रसार की क्रिया होती है, संकुचन और प्रसार की क्रिया आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम किसके बारे में? तो अब हम आते हैं एस वेव्स के बारे में। एस वेव्स के बारे में आपको क्या क्या चीजें समझना है? इसमें ये समझिए कि एस वेव सबसे पहले तो पी वेव्स जो होता है ये अनुदैर्घ्य तरंगे, ये कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंगे। और अनुदैर्घ्य तरंगे हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि ध्वनि तरंग के समान होता है। अब ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग ही होता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ना कि प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे, लेकिन ध्वनि तरंगे कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसीलिए यह एक प्रकार का क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग के समान होता है। लेकिन एस वेव्स जो होता है यह अनुप्रस्थ, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग के समान आपको क्या देखने को मिलेगा? इस वेव की प्रकृति आपको देखने को मिलेगा। तो आप मानकर चलिए कि यह प्रकाश तरंगों के समान है और वो किसके समान है? ध्वनि तरंगों के समान है। और इस वेव हमारा कौन सा है? यह प्रकाश तरंगों के समान है। प्रकाश तरंगों के समान है इसीलिए तो यह अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रकाश तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो जब इस वेव्स जो है, इस तरंगे प्रकाश तरंग के समान होता है, एकरा मतलब ये अनुप्रस्थ होगा। और जब पी तरंगे जो है ध्वनि तरंग के समान होता है, एकरा मतलब ये कौन तरंग होगा? अनुदैर्घ्य तरंग हुआ। क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश तरंग के समान आपको कौन दिखाई देने वाला है? एस तरंगे, ठीक है ना। और ये केवल ठोस माध्यम में ही संचारित हो सकता है। कौन सा? एस वेव्स के बारे में आपको याद रखना है कि ये केवल ठोस माध्यम में संचारित होगा। ध्यान रखिएगा मेरे लाल, ये केवल किस माध्यम में संचारित होने वाला है? ठोस माध्यम में। जबकि पी तरंगे किसमें संचारित हो रहा था? ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में संचारित हो रहा था। लेकिन इस तरंग क्या हो रहा था? केवल ठोस में संचारित होगा, है ना। और इसमें कणों की गति कैसी होती है? लंबवत होती है, लंबवत। अब यहां पर समझिए, ये वेव हम इसको दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह का ऐसे होता है, ऐसे होता है इसमें, ठीक है ना। ये लंबवत आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह की गति आपको किसका दिखाई देने को मिलेगा बताइएगा? तो ये एस वेव्स में। लेकिन पी वेव्स में क्या होता है? संकुचन प्रसार, फैलाव सिकुड़ना, फैलाव सिकुड़ना। लेकिन एस वेव्स में कैसा? ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग कभी ईसीजी कराए होंगे, ईसीजी हार्ट का वो जांच होता है, तो हार्ट के जांच का रिपोर्ट आप देखिएगा ना, तो उसमें इसी तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको दिखाई देगा। इसी तरह का ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता है ना। चाहे किसी हॉस्पिटल में जाइएगा तो आईसीयू रूम में जब जाइएगा तो मशीन जब लगी से टों 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 करता रहता है, उसमें आप देखिएगा ऐसे 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 चलते रहेगा। हाँ, तो उसी टाइप से ये चलता है कौन सा वेव्स? एस वेव्स। जबकि पी वेव्स वैसा नहीं होता है। पी वेव्स जो होता है वो कैसा होता है? केवल उसमें संकुचन और प्रसार की क्रियाएं होती है। अब हमको लगता है कि दोनों में आपको तो अंतर समझ में आ गया होगा कि भाई पी वेव का क्या मामला है और एस वेव का क्या मामला है। अब एक बार और समझिए, पी वेव जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग के समान है। इसलिए अनुदैर्घ्य तरंग के समान है क्योंकि ध्वनि तरंगों के समान यह होता है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकता है, संचारित हो सकता है। इसका जो प्रकृति होता है वो संकुचन और प्रसार वाली होती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति इसका समान नहीं होगा। घनत्व और दबाव के कारण इसका गति इधर उधर हो सकता है। इस वेव्स के बारे में हमने क्या बताया? इसको हम लोग सेकेंडरी वेव कहते हैं या फिर हम इसको द्वितीयक तरंग के नाम से भी जान सकते हैं। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग इसलिए है क्योंकि यह प्रकाश तरंगों के समान है और यह केवल ठोस माध्यम में ही संचारित हो सकता है। कौन वाला? एस वाला। एस वाला केवल ठोस माध्यम में संचारित होगा और पी वाला ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचारित होगा। और इसमें सबसे मुख्य बिंदु क्या है पता है? सबसे मुख्य बिंदु क्या पूछता है कि पी वेव कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग। और एस वेव कौन सा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। एस वेव्स किसके समान होता है? तो प्रकाश तरंगों के समान।
जबकि पी वेव्स किसके समान होता है? तो ध्वनि तरंगों के समान। पी वेव किसमें संचरित होगा? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में। एस वेव्स किसमें संचरित होगा? तो केवल ठोस माध्यम। इतना तो याद रख ही सकते हैं ना। अब बाकी ये वो जो है धरातलीय तरंग आपको दिखाई दे रहा है एल वेव, ये विनाशकारी है। अगर ये आ गया तो बिल्डिंग के बिल्डिंग ढा देगा। समझ में आ रहा है ना? ये काफी विनाशकारी होता है, जिसको हम लोग लॉ वेव्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको हिंदी में कहा गया धरातलीय तरंग। तो अभी हम लोग धरातलीय तरंग को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा केवल आंतरिक या भूगर्भिक तरंगों को, जो दो प्रकार का, पी वेव्स, एस वेव्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, ये लिखिए तो भूकंप के तरंगे दो प्रकार का, इसको नोट डाउन कीजिए। भूकंप के तरंग कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार है। कि जब पृथ्वी के आंतरिक यानी कि पृथ्वी के बनावट को जब आप देखिएगा तो इसमें सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा? भूपर पट्टी, जिस पर हम रह रहे हैं। तो हम जब अभी आपको एक फिगर बनाए थे इस टाइप वाला, तो इसमें कै गो परत हम बांटे थे? 3 गो परत। क्या क्या था? क्रोड, मेंटल, क्रस्ट। अब ये भूपर पट्टी, भूपर पट्टी के नीचे कौन था? मेंटल है ना था। तब मेंटल में 2 गो भाग, एगो ऊपरी मेंटल और एगो कौन सा मेंटल? निचला मेंटल, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी 2 गो भाग। अब मेंटल के बाद में कौन भाग आएगा? क्रोड भाग आएगा। अब क्रोड में भी 2 गो भाग बटेगा, ठीक है ना। क्रोड में भी 2 गो भाग बटेगा। एगो जो हो जाएगा हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य क्रोड, और एक जो सबसे नीचे हमारा होगा वो होगा हमारा कौन सा क्रोड? आंतरिक क्रोड, ठीक है ना। अब ये ऊपरी मेंटल जो आप देख रहे हैं, इसी ऊपरी मेंटल में एक क्षेत्र इस टाइप का घिरा हुआ रहेगा, है ना। अब देखिए इस क्षेत्र को समझिएगा, ये वाला क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है, देखिए अब इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपरी मेंटल के जस्ट ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दुर्बलता मंडल। नाम सुने होंगे आप लोग, दुर्बलता मंडल, ठीक है। ये हो गया हमारा भूपर पट्टी। भूपर पट्टी के सबसे निचला हिस्सा, मेंटल के सबसे ऊपरी हिस्सा के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे दुर्बलता मंडल। क्वेश्चन करेगा आपसे कि दुर्बलता मंडल की स्थिति आपको कहां दिखाएगा? तो देखो बाबू ध्यान से, हाई वाला भूपर पट्टी दिखाई दे रहा है, तो भूपर पट्टी के नीचे वाला क्षेत्र, मेंटल के सबसे ऊपर वाला क्षेत्र, बीच का पट्टी हमारा क्या कहलाएगा? दुर्बलता मंडल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब दुर्बलता मंडल कहलाएगा। अब हमको समझना यह है कि भाई इसका मामला किस प्रकार है और कैसे। अगर हम भूपर पट्टी का बात करें तो भूपर पट्टी की मोटाई आप मान कर चलिए कि ये 35 किलोमीटर तक है ना। उसके बाद में अगर हम दुर्बलता मंडल की बात करें तो आप मान कर चलिए कि 200 किलोमीटर तक हमारा कौन दिखाई देगा? दुर्बलता मंडल। ऊपरी मेंटल जो है वो आपको दिखाई देगा कितना किलोमीटर तक? 700 किलोमीटर तक। निचला मेंटल की कहानी अगर कहेंगे तो भाई 2900 किलोमीटर तक आपको निचला मेंटल दिखाई देगा, है ना। बाह्य क्रोड की अगर हम बात करेंगे तो 5150 किलोमीटर आपको बाह्य क्रोड दिखाई देगा। आंतरिक क्रोड की बात करेंगे तो 6371 किलोमीटर। अब कॉमन सेंस वाली बात है मेरे लाल, कॉमन सेंस वाली बात यह है कि भाई मेंटल में ना 2 गो भाग बटा हुआ है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। तो हम बोले कि ऊपरी मेंटल का मोटाई आपको 700 किलोमीटर, ऊपर से कह रहे हैं, ऊपर से 700 किलोमीटर आपको ऊपरी मेंटल, और उसके बाद में 2900 किलोमीटर तक कितना? निचला मेंटल। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि 700 से लेकर के 2900 के बीच का क्षेत्र हमारा मेंटल वाला है। बोले ना हो, अरे ये 700 ऊपर का है और 2900 नीचे वाला है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं भाई दोनों मिलाकर क्या हुआ कि भाई 700 से लेकर 2900 के बीच का जो क्षेत्र है हमारा, वो हमारा मेंटल वाला है। अब उसी को हम 2 भाग में बांट दिए हैं, उसी को हम 2 भाग में बांट दिए, वो ऊपरी कर दिए हैं और वो निचला कर दिए। तो हालांकि सबका मोटाई हम आपको अलग अलग लिख दिए हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा भूपर पट्टी, ये हो गया हमारा दुर्बलता मंडल, ये हो गया निचला मेंटल, ये हो गया ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ये हो गया बाह्य क्रोड, और ये हो गया हमारा आंतरिक क्रोड। अब आंतरिक क्रोड जो होता है यह बिल्कुल ठोस होता है। यह क्या होता है? यह ठोस होता है, ध्यान रखिएगा। और जो बाह्य क्रोड आपको दिखाई दे रहा है यह तरल होता है। तरल मतलब कीचड़ के जैसा। यह कैसा होता है? तरल होता है। अब कंफ्यूज मत होइएगा,
हम उस समय बताए हैं कि क्रोड वाला भाग में टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा, कीचड़ के समान दिखाई देता है, लेकिन मेरे लाल उसी समय हम बताए हैं कि क्रोड को दो भाग में जब बांटेंगे तो सिस्टम अलग हो जाएगा। सबसे अंदर वाला जो भाग है वो ठोस रहेगा, और उसी क्रोड का ऊपर वाला भाग क्या होगा, तरल होगा। यानी कि ये जो है आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमारा सबसे अंदर वाला जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दुर्बलता मंडल का, तो दुर्बलता मंडल जो होगा यह अर्ध तरल होगा, मतलब कुछ ठोस भाग भी आपको इसमें दिखाई देगा और कुछ तरल भाग भी। तो ये होगा हमारा कौन सा बताएगा, अर्ध तरल। ये क्या होगा बताएगा, इसका नेचर आपको कैसे दिखाई देगा, तो अर्ध तरल। और जितना भी मोटाई हम आपको लिखे हैं ये औसतन मोटाई है, ठीक है ना। अब इसको एग्जैक्टली आप ये मत कहिएगा सर 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल है तो 2901 में बाह्य क्रोड में हम घुस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये औसतन ऊंचाई है, अभी तक ले तो पृथ्वी में घुस कर कोई नापा नहीं है। पहली बात, अभी तक पृथ्वी में कोई घुस करके नापा नहीं है कि हाँ कितना गहरा मेंटल है, कितना गहरा ऊपरी मेंटल, कितना गहरा निचला मेंटल है। सब मशीनीय औजार से इसकी औसत एवरेज मोटाई को मापा गया है, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर। हमारे बात को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये जितना भी मोटाई हम आपके सामने लिखे हैं ये सब के सब क्या है मेरे लाल, औसतन मोटाई है, मतलब एवरेज। एवरेज का मतलब समझते हैं ना कि हम पूरा सटीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एवरेज कंडीशन कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। और ये दुर्बलता मंडल क्या है भाई, अर्ध तरल। अब सवाल यह है कि सर आपको जानना होगा कि सर जी इसमें सवाल हमसे कैसे पूछा जा सकता है, सवालों की संख्या आपको किस प्रकार से इसमें दिखाई देंगी। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यह पूछ सकता है कि भाई दुर्बलता मंडल पृथ्वी के आंतरिक दशा में कहाँ देखने को मिलता है। तो एक वो ऑप्शनों में रहेगा, कहेगा वो ऑप्शन भूपर पट्टी का निचला भाग, मेंटल का ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपर वाला भाग, ये दोनों का क्षेत्र कौन होगा, दुर्बलता मंडल। ठीक है बात। अब ये दुर्बलता मंडल का नेचर कैसा होगा भैया, तो यह होगा अर्ध तरल, ठीक है ना। मतलब कुछ गीला गीला और कुछ सूखा सूखा भी, मतलब पूरा गीला भी नहीं और पूरा सूखा भी नहीं। एक नंबर तो यहां से काम चल गया कि भाई दुर्बलता मंडल केने है, खाली रटला से ना हुई, समझना होगा केने है। भूपर पट्टी के सबसे नीचे वाला भाग और मेंटल के ऊपर वाला भाग, बीच का पट्टी दुर्बलता मंडल, सिंपल, ठीक है ना। मोटाई इसका औसतन कितना, 200 किलोमीटर। चलो अब ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, अब उसके बाद में एक वो अब हमारे पास में क्या आ गया, बाह्य क्रोड। इसके बारे में फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो हम आपको केवल इसकी संरचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग को आगे ये भी पढ़ना है कि ऊपरी मेंटल में क्या क्या होता है, निचला मेंटल में क्या क्या होता है, आंतरिक क्रोड में क्या होता है, बाह्य क्रोड में क्या होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। लेकिन हम लोग पहले एक बार स्ट्रक्चर को समझे कि दुर्बलता मंडल कहाँ है, ऊपरी मेंटल कहाँ है, निचला मेंटल क्या है। अब समझिए जो बाह्य क्रोड आपको दिखाई दे रहा है यह कैसा अवस्था में होता है, यह होता है तरल, और आंतरिक क्रोड जो आपको दिखाई दे रहा है यह कैसा होता है, ठोस। ध्यान रखिएगा, एक नंबर यहां से एगो क्वेश्चन यहां बना, बाह्य क्रोड कैसा होता है, तरल होता है, एगो क्वेश्चन यहां बना, और आंतरिक क्रोड जो सबसे अंदर का क्रोड है वह कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, तो यह होता है ठोस। ठीक है ना। तो पहले आप इस कॉपी पर इस फिगर को बना लीजिए, सब कुछ आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई मामला और कंडीशन क्या है। ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए पता है कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये वाला दुर्बलता मंडल वाला, बड़ा चर्चित क्वेश्चन है। आपके जीएस पेपर में या सब्जेक्ट पेपर में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाए पूरा इंटरनली बातों को समझा कर पढ़ाए, क्या कि आपके दिमाग में सेट हो, खाली आगे आगे भागने से कोई मतलब है नहीं। हम चाहते तो ये फिगर को नहीं बनाते, हम चाहते तो सीधे कह देते एगो भूपर पट्टी है, एगो ऊपरी मेंटल है, एगो निचला मेंटल है, एगो आंतरिक क्रोड है, एगो बाह्य क्रोड है, एक ऊंचाई इतना होता लिखल है ये हमारे पास में। लेकिन नहीं, कोई से काम नहीं होगा, काम करना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है ना। इमेजिनेशन करना है आपको, भूपर पट्टी। अब देखिए ये वाला भाग हमारा भूपर पट्टी हो गया और ये वाला भाग हमारा ऊपरी मेंटल हो गया। तब ऐसा थोड़े है कि यहां तक रहा होगा भूपर पट्टी, ऐसे चले गए ऊपरी मेंटल, ऐसा तो नहीं होगा।
धीरे 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 सिचुएशन बदलता होगा। जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम आपको पढ़ाए थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये वो क्षेत्र ऐसा था जहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे ध्रुव की तरफ में तो शीतोष्ण कटिबंध हो रहा था, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे थे तो शीत कटिबंध हो रहा था। अब मामला ये ऐसा थोड़ा था कि यहाँ 23.5 तक जो है उष्ण कटिबंध है, आज 24 पर चले गए सर जी ठंडा लग रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। और 66.5 पर है तो कह रहे कि सर ठंडा गर्मी दोनों है, ठीक ठाक है। और 67 पर गए तो सर अब तो बर्फ ढक गए, पूरा शीतलहर है पूरा, ऐसा नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर वाला जो भाग है ये भूपर पट्टी है और ये वाला भाग हमारा ऊपरी मेंटल है। तो इसके बीच में जहां पर भूपर पट्टी और जहां पर भूपर पट्टी और जहां पर ऊपरी मेंटल का जोड़ होता है, या फिर भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल जहां पर अलग होता है, तो इसका एगो विशेष नाम दिया गया। ना दुर्बलता मंडल कहानी अलग हो गया। दुर्बलता मंडल तो हो गया भूपर पट्टी के नीचे वाला भाग और ऊपरी मेंटल के ऊपर वाला भाग, लेकिन हम कह रहे हैं भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल जहां पर टच करता होगा, जहां पर टच करता होगा तो उस क्षेत्र का हम नाम क्या देंगे। अब जैसे देख लीजिए ऊपरी मेंटल ये हो गया और यहां पर हम रखते हैं किसको बताइएगा, निचला मेंटल। अब ये हो गया हमारा कौन सा, निचला मेंटल। अब सवाल ये है कि फिर ऊपरी और नीचा वाला दोनों तो एक जगह पर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा ना भाई। अब जुड़ा होगा तो उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो देखिए ऊपरी वाला हो गया और ये निचला वाला हो गया। फिर यहां पर एगो डिसकंटिन्यूटी बनेगा यहां पर, ठीक है बात। अब फिर देख लीजिए कि भाई ये निचला हो गया और ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा बाहरी ऊपरी क्रोड, ऊपरी क्रोड। और फिर ये ऊपरी क्रोड का क्षेत्र आई निचला मेंटल का क्षेत्र, तो फिर तो यहां पर एगो जोन बनेगा ना जहां पर दोनों सटता होगा चाहे दोनों हटता होगा, जो भी कह दीजिए, समझ रहे ना। मतलब एगो खंड यहां पर है और एगो खंड यहां पर है, तो ये दोनों ये जगह आके चिपकता ना होगा। और फिर दोनों को हटाना भी होगा तो यहीं से हटाएंगे और दोनों को जोड़ना भी होगा तो यहीं से जोड़ेंगे। तो मतलब है जोड़ वाला और हटे वाला स्थिति का नाम क्या है, सवाल ये, उसी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी जोन, है ना। अब ऊपरी क्रोड और निचला मेंटल के बीच में भी एगो जोन बना और उसके बाद में अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपरी क्रोड और ये हमारा कौन सा हो गया, निचला क्रोड, या इसको हम लोग बाह्य क्रोड कहते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, बाह्य क्रोड। और ये हो गया हमारा कौन सा क्रोड, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। अब बाह्य और आंतरिक क्रोड के बीच में भी कहीं ना कहीं तो सटता होगा ना और कहीं ना कहीं तो हटता होगा ना। तो फिर इस क्षेत्र का नाम क्या है, मतलब कई गो क्षेत्र बना, 1 2 3 4, एक मतलब 4 गो नाम होगा। वो नाम कौन कौन है, तो जहां पर भूपर पट्टी ऊपरी मेंटल डिसकंटिन्यूटी जोन बनाता है उसका नाम कहेंगे हम लोग मोहो, अशांत। अब अशांत का है इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, या फिर आप इसको विसंगति भी कह सकते हैं। अशांत कहिए, सब नाम एक ही है, समझिएगा बात को। आप जो है अशांतत्य कहिए या फिर आप इसको असंबंधता कहिए या फिर आप इसको विसंगति कहिए, विसंगति कहिए। तीनों नाम क्या है, एक ही है, लेकिन इस सब को इंग्लिश में क्या कहेगा, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया हमारा कौन, मोहो अशांतत्य कहिए या फिर मोहो विसंगति कहिए, बात एक ही हो गया। अब फिर ये दोनों जहां पर जुड़ा, अब इसका नाम हम लोग क्या देंगे, रैपिडी, इसका नाम हम लोग देंगे रैपिडी, अशांत। अब फिर इसका एक और नाम आएगा हमारे पास में जिसको हम लोग बोलेंगे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग अशांतत्य। एक और नाम आएगा हमारे सामने में जिसका नाम होगा क्या बताएगा, लेहमैन, लेहमैन अशांतत्य। अब आप समझिएगा बात को, अशांतत्य कहे तब, चाहे असंबद्धता कहे तब, चाहे विसंगति कहे तब, या फिर डिसकंटिन्यूटी कहा जाए तब, बात सबका सब क्या है, सेम है।
नाम खाली अंतर याद रखिएगा कि भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो क्षेत्र आपको दिखाई, जहां दोनों जुट रहा है, उसको बोलेंगे मोहो डिस्कंटिन्यूटी। और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल वाला हो जाएगा हमारा रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी। और जो हमारा निचला मेंटल और बाह्य क्रोड जहां जुड़ रहा है उसको हम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहेंगे। और जहां पर आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड जहां पर हट रहा है या जुट रहा है उसको हम लोग लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी कहेंगे। ये सवाल बड़ा टिपिकल है, यहाँ से सवाल अगर पूछ देगा तो बढ़िया बढ़िया लोग का हालत खराब है कि भाई इसके बीच का मामला क्या है। अब देखिए आपको याद करना होगा, थोड़ा सा याद ये करना बाबू, मैं आपको समझाना ये चाह रहा था, फिर से समझो। मान लो कि हॉय है भूपर पट्टी, ये हो गया हमारा भूपर पट्टी, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा भूपर पट्टी के नीचे कौन, ऊपरी मेंटल। देखो ऊपरी मेंटल, तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर जुटेगा ना कहीं तो ये सटा होगा, है ना। तो सटाइएगा फिर भी वही जगह होगा, हटाइएगा फिर भी वही जगह खाली होगा। तो जगह जहां पर सट रहा है हट रहा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। और जहां पर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल जहां सट रहा है जहां हट रहा है उसका नाम क्या है, रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी। और जहां पर निचला मेंटल और बाह्य क्रोड सट रहा है हट रहा है उसको गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और जहां पर बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड जहां सट रहा है हट रहा है उसको बोलेंगे लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। 4 को नाम आपको याद रखना होगा कि कौन कोना बीच का क्या नाम हम दे सकते हैं, तो इसको भी छाप लीजिए, है ना, कहा है कि यहां से सवाल आने का चांस आपको बना रहता है, ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने इस बात पर चर्चा बिल्कुल कर लिया, हम लोग का चैप्टर चल रहा था पृथ्वी के आंतरिक दशा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। इसमें हम लोगों ने देखा कि कई प्रकार का स्रोत है पृथ्वी के अंदर के दशा का पता लगाने के लिए। तो एगो प्रत्यक्ष स्रोत, एगो अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी उल्कापिंड आ गया, अप्रत्यक्ष स्रोत में बहुत सारा चीज था, तापमान, दबाव, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला। इसको लिखिए अशांतत्व या असंबद्धता या फिर विसंगति, और इसी को इंग्लिश में बोले डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो अब उसमें हम लोगों ने देखा अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत में किसको, भूकंपीय तरंग को। भूकंपीय तरंग में हम लोग को क्या नजर आया कि भाई भूकंपीय तरंग को 2 भाग में बांटा गया, एक हो गया भूगर्भिक तरंग, दूसरा हो गया धारातलीय तरंग। भूगर्भिक तरंग को 2 भाग में बांट दिए, पी तरंग, एस तरंग। धारातलीय तरंग एक ही प्रकार का है, एल तरंग। पी तरंग सबसे कम विनाशकारी, एस तरंग उससे ज्यादा, एल बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उसके बारे में हम दिखा दिए। अब हम लोग समझते हैं, अब फिगर के माध्यम से भी हम लोग देख लिए कि भूपर पट्टी कहाँ है, दुर्बलता मंडल कहाँ है, ऊपरी मंडल कहाँ है, निचला मंडल कहाँ है, बाह्य क्रोड कहाँ है, आंतरिक क्रोड कहाँ है, इसके डिस्कंटिन्यूटी जोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसका मोटाई भी हम लोग देख ली कि कितना से कितना बीच का क्षेत्र दुर्बलता मंडल कहलाता है, कितना वाला आंतरिक क्रोड, कितना वाला बाह्य क्रोड। अब हम लोग एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पहले अध्ययन करेंगे भूपर पट्टी को, फिर अध्ययन करेंगे ऊपरी मेंटल, फिर अध्ययन करेंगे निचला मेंटल, फिर अध्ययन करेंगे बाह्य क्रोड, फिर अध्ययन करेंगे आंतरिक क्रोड। तब यह टॉपिक जाकर क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। तब टॉपिक डालिए भूपर पट्टी। अब शुरू करते हैं ऊपर से, भूपर पट्टी। भूपर पट्टी डाल करके और अंडरलाइन कीजिए। अब इसके बारे में लिखिए, भूपर पट्टी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिएगा। लिखिए भूपर पट्टी के बारे में कि यह सबसे ऊपरी परत है, यह सबसे ऊपरी परत है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। भूपर पट्टी सबसे ऊपरी परत तो नहीं, यह सबसे ऊपरी परत है। दूसरा फैक्ट्स लिखिए इसमें, इसे सियाल परत भी कहते हैं, इसे सियाल परत भी कहते हैं, इसे सियाल परत भी कहते हैं। सियाल परत काहे कहते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें ज्यादा है। सियाल पहले वाला ना है, फर्स्ट वाला भूपर पट्टी वाला, इसीलिए सियाल परत भी कहते हैं। सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको सियाल परत कहा गया, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट फैक्ट लिखिए इसमें, इसका विस्तार औसतन 35 किलोमीटर की गहराई तक है। देखिए हम आपको अभी लिखवाएं कि भूपर पट्टी की गहराई कितना है, 35 किलोमीटर। इसका गहराई औसतन, एवरेज औसतन 35 किलोमीटर की गहराई तक है।
35 किलोमीटर की गहराई तक है, औसतन 35 किलोमीटर गहराई तक है। नेक्स्ट फैक्ट लिखिए भूपर पट्टी के बारे में। इसमें पाए जाने वाले मुख्य तत्व, इसमें पाए जाने वाले मुख्य तत्व, इसमें पाए जाने वाले मुख्य तत्व ऑक्सीजन, सिलिका, ऑक्सीजन, दूसरा में सिलिका, तीसरा में एल्युमिनियम और चौथा में लोहा। ये चारों पाया जाता है भूपर पट्टी में। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा। ठीक है, उसके नीचे लिख लीजिएगा कि इन चारों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। इन चारों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है जो ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड के रूप में, फॉर्म नहीं लिखे, रूप में, जो ऑक्साइड के रूप में भूपर पट्टी पर देखने को मिलता है, जो ऑक्साइड के रूप में भूपर पट्टी पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट लिखिए भूपर पट्टी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज, भूपर पट्टी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज फेल्सफार और क्वार्टर्ज है। भूपर पट्टी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज फेल्सफार और क्वार्टर्ज फेल्सफार और क्वार्टर्ज है। फेल्सफार और क्वार्टर्ज है, फेल्सफार और क्वार्टर्ज है। ठीक है, अब फिर भूपर पट्टी को कितना भाग में बांटा गया? 2 भाग में। 2 भाग में कौन कौन? अब एकरा 2 भाग में बांटा है, फेल्सफार और क्वार्टर्ज। अब भूपर पट्टी को फिर कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। एक हो जाएगा हमारा ऊपरी भूपर पट्टी, समझ रहे हो, और ये जो एक हो जाएगा हमारा कौन सा? निचला भूपर पट्टी। तो फिर एगो टॉपिक बनाइए, ऊपरी भूपर पट्टी लिखकर ऐसे अंडरलाइन कीजिए, ऊपरी भूपर पट्टी लिखकर अंडरलाइन कीजिए। देखिए लिखने का तरीका आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, लिखिएगा कैसे। ऊपरी भूपर पट्टी लिखकर अंडरलाइन, देखिए जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ऊपरी भूपर पट्टी, ऐसे लिख लीजिए। देखिए इधर ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, इसके बारे में जो बात हमको लिखना है ऐसे लाइन खींच दीजिए, इसके बारे में बात सब लिखते जाइए, नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, नंबर 4 में। ठीक है ना, इस तरह से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब ऊपरी भूपर पट्टी को हम लोग कहेंगे अपर क्रस्ट, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर क्रस्ट। अब इसको लिखिए मत, मतलब कह रहे हैं अपर क्रस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। ऊपरी भूपर पट्टी को हम क्या कहें? क्रस्ट हो गया भूपर पट्टी, तो ऊपर है तो भाई अपर क्रस्ट होगा, है ना। लिखिए, अब इसके बारे में लिखिए क्या कहता है। इसे महाद्वीपीय भूपर पट्टी भी कहते हैं, इसे महाद्वीपीय भूपर पट्टी भी कहते हैं, इसे महाद्वीपीय भूपर पट्टी भी कहते हैं। किसको? ऊपरी भूपर पट्टी को। हाँ, इसे महाद्वीपीय भूपर पट्टी भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट फैक्ट लिखिए, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, माने ज़्यादा यही है दोनों। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, इसीलिए ना सियाल नाम है, सियाल। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। इसका घनत्व, नेक्स्ट फैक्ट लिखिए, इसका घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, चाहे हिंदी में लिख लीजिए, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना। 2.8 ग्राम
प्रति घन सेंटीमीटर। हो गया। अब उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट फैक्ट्स। चार रहने दीजिए, इतना ही ऊपरी भूपर पट्टी के बारे में इतना ही काफी है। अब ऊपरी भूपर पट्टी के बारे में अंडरलाइन करके क्या चीज रखना है, महाद्वीपीय भूपर पट्टी इसको कहते हैं, उसको भी याद कीजिए। ताकि सवाल पूछा हुआ है कि भाई महाद्वीपीय भूपर पट्टी, या फिर हम इसको कह सकते हैं महाद्वीपीय भूपर पट्टी हम पृथ्वी के किस परत को कहते हैं, तो याद रखना मेरे लाल, ऊपरी भूपर पट्टी को। और ऊपरी भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे पास में भूपर पट्टी में दो भाग में बांटे थे, एगो ऊपरी एगो निचला। तो अब लिखिए निचली भूपर पट्टी, निचली भूपर पट्टी लिखकर डैश दीजिए, निचली भूपर पट्टी लिखकर डैश दीजिए, निचली भूपर पट्टी लिखकर डैश दीजिए। और इसके बारे में लिखिए, इसे जाना है, जाओ जाओ, इसे महासागरीय भूपर पट्टी भी कहते हैं, इसे महासागरीय भूपर पट्टी भी कहते हैं। सब याद करवा देंगे क्लास में, घबराइएगा मत, इतना बार रटवाएंगे कि याद हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजन है कि काहे महाद्वीपीय कहा गया, काहे महासागरीय कहा गया, बताते हैं। इसे महासागरीय भूपर पट्टी भी कहते हैं, इसे महासागरीय भूपर पट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। जबकि ऊपर का वाला में क्या था, सिलिका और एल्युमिनियम था, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। नेक्स्ट लिखिए, इसका औसत घनत्व, अब डेंसिटी इसका बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इसका औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। समझ रहे हो? देखिए ऊपरी भूपर पट्टी का डेंसिटी कितना था, 2.8 था, जबकि निचला भूपर पट्टी कितना हो गया, 3 ग्राम हो गया। लेकिन पृथ्वी का औसत घनत्व पूछे तो 5.5 कहिएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व सीधे पूछे तो 5.5, ऊपरी भूपर पट्टी पूछे तो 2.8, और निचला पूछे तो 3, और पूरा पृथ्वी का सीधे पूछ दे तो कितना, 5.5। याद रखिएगा 5.5, पहले ही हम लिखवा दिए हैं कि 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर आपको पूरे पृथ्वी का। अब यहाँ पर हाँ बोलिए, सीधे अगर पूछेगा पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है तो 5.5, ठीक है ना। ऊपरी भूपर पट्टी का औसत घनत्व कितना है तो 2.8, निचला भूपर पट्टी का औसत घनत्व 3। लेकिन आपसे ना 2.8 वाला पूछेगा ना 3 वाला पूछेगा, 5.5 वाला फेमस है, ओकरे याद रखिएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सिंपल, ठीक है बात। चलो ऊपरी को, अब इसमें जो है समझने वाला बात क्या है पता है, समझने वाला बात एक है, छुपा हुआ इसमें राज क्या छुपा हुआ है। अभी हम लोग केवल पढ़े हैं किसको बाबू, भूपर पट्टी को। अभी हम लोगों ने पढ़ा भूपर पट्टी को। अब भूपर पट्टी के हमने 2 भाग को पढ़ा, एक हो गया हमारा ऊपरी भूपर पट्टी और एक हो गया हमारा निचला भूपर पट्टी। तो ऊपरी भूपर पट्टी को हम लोग महासागरीय परपट्टी कहे, महाद्वीपीय, और निचला भूपर पट्टी को हमने क्या कहा, महासागर। काहे सवाल ये है। तो देखिए अब जैसे हमारे पृथ्वी पर महाद्वीप भी है, महासागर भी। महाद्वीप का मतलब क्या हुआ, जमीनीय क्षेत्र। महाद्वीप का मतलब जमीन वाला क्षेत्र, और महासागर का मतलब पानी वाला क्षेत्र। हाँ अब समझो, अब तुम इतना दिमाग लगाओ, ऊपरी भूपर पट्टी तो ऊपर पक्का होगा और निचला भूपर पट्टी नीचे होगा। अब तुम ही बताओ कि भाई महासागर नीचे रहेगा कि महाद्वीप नीचे रहेगा। महाद्वीप तो उठा हुआ, देखिए ये हो गया हमारा महाद्वीप, ये महाद्वीप है, और ये आपको दिख रहा है क्या, सागर। अब ये हो गया हमारा महाद्वीप और ये हो गया हमारा कौन सा, महासागर। अब इतना बुद्धि तुम लगाओ कि ऊपरी भूपर पट्टी को हम लोग महाद्वीपीय परपट्टी इसलिए कहें, तब महाद्वीप थोड़ा सा जमीनीय क्षेत्र हो गया ना भाई, और महाद्वीप तो, महासागर तो हमारा पानी वाला क्षेत्र हो गया, तो पानी नीचे ना होगा। हो समझ में आ रहा ना, हमारा बात नहीं समझे, पानी कहाँ होगा, नीचे,
और जमीन कहाँ होगा? ऊपर। तो ऊपर का ऊपरी भूपर पट्टी महाद्वीप और नीचल का पनिया वाला निचला भूपर महासागर। आया समझ में? मतलब ये कि हम एकदम से कट टू कट यह क्लियर है कि भाई ऊपरी भूपर पट्टी को महाद्वीपीय परपट्टी इसलिए कहा गया क्योंकि महाद्वीप एक स्थलीय क्षेत्र है मेरे लाल, लेकिन महासागर एक जलीय क्षेत्र है। स्वाभाविक सी बात है कि जमीन से डाउन कौन होगा? महासागर होगा। समझ में ना? जमीन से डाउन कौन होगा? पानी। अब जैसे यहां पर एक समतल जमीन है, सपोज दैट यहां पर एक समतल जमीन है, समतल सपाट जमीन है, मैदानी क्षेत्र है। अब आप ही बताइए, जब तक यहां पर अब जब तक यहां पर इस जमीन से नीचे अगर गड्ढा नहीं होगा तो क्या इस गड्ढा में पानी भरेगा? नहीं भरेगा। गड्ढा होगा तभी पानी भरेगा, नहीं होगा तो नहीं भरेगा। अब कहने हे पर कहने पानी जम जा रहा है, बताइए आप? क्या समतल है, ये ऊपर है, ऐसे समझो, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपरी भूपर पट्टी, ये निचला भूपर पट्टी। और ऊपर वाला कौन सा क्षेत्र? जमीन वाला क्षेत्र, इसीलिए महाद्वीपीय भूपर पट्टी, और नीचे वाला पानी जमा हुआ इसलिए महासागरीय भूपर पट्टी। ऊपर वाला में सिलिका प्लस एल्युमिनियम और नीचे वाला में सिलिका प्लस मैग्नीशियम। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो इसीलिए इसका कारण है महाद्वीपीय और महासागरीय कहने का। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा मुजवान, ठीक है ना? आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा क्योंकि याद इसी से होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी के आंतरिक दशाओं के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक दशा के बारे में जानने का कई गो स्रोत है? 2 गो स्रोत। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत जो हमको दिखाई दे, अप्रत्यक्ष स्रोत जो हमको दिखाई नहीं दे। ज्वालामुखी क्रिया, उल्कापिंड, कैसा स्रोत? प्रत्यक्ष। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत में तापमान, दबाव, घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय तरंग, ये सब के सब क्या हो गए? अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत जो हमें दिखाई नहीं दे। और उन सभी अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने एक स्रोत को बाहर निकाला और आज के टॉपिक में उसको डील किया, जिसका नाम क्या था मेरे लाल? भूकंप तरंगे। हाँ, वेरी गुड। और ये भूकंप तरंगों को कितने भागों में हमने बांटा? मुख्य रूप से 2 भाग में। पहला था भूगार्भिक तरंगे, और ये भूगार्भिक तरंगों को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भाग में, पी वेव्स और एस वेव्स। बोलो क्लियर? इसको 2 भाग में बांटे थे तब दूसरा हमारा कौन था? धारातलीय तरंग। एक था भूगार्भिक, एक था धारातलीय। और धारातलीय में किसको हम रखे थे? एल वेव्स को। बोलो क्लियर? फिर हम लोगों ने पढ़ा पी वेव्स क्या है और एस वेव्स क्या है। तो पी वेव्स को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स को हम लोग प्राथमिक तरंग भी कहेंगे। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होगा। उसके बाद हमने यह भी इसमें बताया कि तीनों में संचरित होगा और यह ध्वनि तरंगों के समान होगा। और ध्वनि तरंगों के समान होगा इसका मतलब यह अनुदैर्घ्य तरंगे के रूप में काम करेगा। इतना किए। इस वेव्स के बारे में हमने कहा दिस इज सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स मतलब द्वितीयक तरंगे। और द्वितीयक तरंगे ये केवल किसमें संचरित होगा मेरे लाल? केवल ठोस में। और ये प्रकाश तरंगों के समान होगा। किसके समान होगा? प्रकाश तरंगों के समान होगा। अब प्रकाश तरंगों के समान होगा इसीलिए तो ये अनुप्रस्थ होगा। लॉजिक समझिए, इसीलिए क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में नहीं चल सकता, केवल ठोस में चल सकता है। पी में हमने बताया कि इसमें संकुचन और फैलाव होगा। संकुचन और फैलाव होगा। लेकिन एस क्या होगा? लंबवत होगा। ऐसे 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 ईसीजी टाइप का, समझ रहे? ये लंबवत होगा। इस दोनों से विनाश होने की संभावना हमारे पृथ्वी पर कम है, लेकिन हई आएगा तो पूरा तहलका मचा देगा। इसीलिए इसको धारातलीय तरंग या लव वेव्स कहा गया है, या इसी को हम लोग एल वेव्स कहते हैं। यहां तक चीजें क्लियर थी। उसके बाद फिर हम लोग पृथ्वी के परत के बारे में पढ़े। मुख्य रूप से पृथ्वी के परत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। सबसे नीचे क्रोड, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रस्ट, उसके बाद इसको बोले सियाल, उसके बाद इसको बोले सीमा, और ये नीफे। सबसे अंदर वाला नीफे है, निकेल और फेरस की मात्रा ज्यादा होगा। मेंटल है सीमा, तो भाई सीमा का मतलब ये होगा कि बीच वाला क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा होगा। और सबसे ऊपर होगा सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होगा।
ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसके अलग अलग पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर हमारा क्या था, भूपरपट्टी, बोले ना हो, भूपरपट्टी, ओकरा नीचे ऊपरी मेंटल, ओकरा नीचे निचला मेंटल, ओकरा नीचे ऊपरी क्रोड या बाह्य क्रोड, और सबसे नीचे आंतरिक क्रोड। आप ही बताइए, भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच का एक जोन बन रहा था, उस जोन को हम लोग किस नाम से जाने थे, दुर्बलता मंडल के नाम से जाने थे। ठीक है बात। आंतरिक क्रोड कैसा होगा मेरे लाल, ठोस होगा। अब बाह्य क्रोड कैसा होगा, तरल होगा। और दुर्बलता मंडल कैसा होगा, अर्ध तरल। याद हो रहा है ना? ठीक है। अब देखो, जहां पर जो जुड़ रहा है, एक परत से दूसर का परत सट रहा है चाहे हट रहा है, उसका नाम अलग अलग दिया गया। बताए हम आपको क्या बोले, सबसे पहला मतलब भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल का जहां पर ज्वाइंट आपको डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग क्या बोले हैं, मोह असंबद्धता। उसके बाद में जहां ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, और उसके बाद में ऊपरी मेंटल जहां पर मिल रहा है उसको बोले रैपिडी, और रैपिडी के जस्ट नीचे हमारा कौन सा आया, गुटेनबर्ग, और उसके बाद हमने आ कौन सा, लेहमैन। तो हमने बोला है कि मोह लिया रैपिडो से, किसको, तो गुटेनबर्ग और लेहमैन को। तो गुटेनबर्ग और लेहमैन नामक एक आदमी था, है ना, और मोहा गया किससे, रैपिडो बाइक से, है ना, और मोह लिया सबसे ऊपर वाला। तो सबसे ऊपर का मोह, ओकरा बाद रैपिडो बाइक, ओकरा बाद गुटेनबर्ग महोदय, और उसके बाद में कौन बताएगा, हाँ। अब आइएगा, उसके बाद में इसका भी काम हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा भूपरपट्टी के बारे में। भूपरपट्टी को फिर कितने भागों में बांटा, 2 भाग में, ऊपरी भूपरपट्टी, निचला भूपरपट्टी। ऊपरी भूपरपट्टी को महाद्वीपीय परपट्टी भी कहेंगे, और इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम प्लस सिलिकॉन। ठीक है बात, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में आ गया निचला भूपरपट्टी, इसको महासागरीय भूपरपट्टी भी कहेंगे, क्योंकि नीचे है, और इसमें सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऊपरी भूपरपट्टी का घनत्व 2.8 होगा, जबकि निचला भूपरपट्टी का घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर होगा, है ना। हाँ, वही हुआ जो लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया। मतलब ये कि आज हम लोगों ने इतना चीजों का अध्ययन किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको 100% बात याद न हुआ हो, 50% सही। अगर यहाँ पर उतना याद हो गया तो बहुत है। तो हम तो कोशिश करेंगे कि भाई आपको 100% याद हो जाए, लेकिन मान लेते हैं कि फर्स्ट बार आप पढ़ रहे हैं, 100% बात याद नहीं हुआ, तो हम इतना बार उसको रटवाएंगे कि आपको याद हो ही जाना है ना। हर 2-3 दिन में टॉपिक हमारा खत्म होगा। जैसे फिर कल क्लास जब हम लेंगे तो जितना चीज पढ़ा है सबको रिपीट करेंगे, और फिर आपसे सवाल पूछेंगे। याद कैसे ना होगा भाई, याद करना पड़ेगा, नहीं याद कैसे होगा। नहीं याद होगा तो मजबूरी समझिए, लेकिन याद करना होगा। समझ रहे ना। तो ये है कि रिपीटेशन कर देने से, रिवीजन कर देने से चीजें दिमाग में थोड़ा सा सेट हो जाता है। और हमको लगता है कि अभी तक अगर आप दुर्बलता मंडल, ऊपरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, निचला क्रोड, ये सब अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, अब तो क्लियर हो गया हो कि भैया क्या किसका मामला है। और इसी को बोलते हैं पढ़ाई सिंपल। जब आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, और एट ए टाइम आपके दिमाग में सेट हो गया, मतलब उससे अच्छा पढ़ाई कहीं नहीं हो सकता। ठीक है ना। अभी हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन